तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश व अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तमाम चीज़ें देखकर हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। इस तहरीक में ख़वातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। इसीलिए भारत बलूचिस्तान में हालात की गुमराह करने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए दहाइयों से कोशिशें कर रहा है। कालादम बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने 70 साथियों समेत हथियार डाल दिए, कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने इंकशाफ किया कि बलोचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है। मनशियात फरोशी, लोगों को अगवा भी किया जाता है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोच माओ बहनों और बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में खवातीन को भी धकेला जा रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कालादम बलोच कौम परस्त तंजीम के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई के अपने साथियों समेत हथियार डालने का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान और बलोचिस्तान के लिए खुशाइंद करार दिया है। एक्स पर अपने पैगाम में निगरान वजीर आजम ने कहा कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों, खास तौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूँ, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। सरफराज बंगलजई का अपने साथियों और खानदान के अफराद के हमरा हथियार डालना पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए खुशाइंद है। माजी करीब में कालादम BNA के साबिक कमांडर गुलजार इमाम शब्बे को गिरफ्तार करके मरकजी धारे में शामिल किया गया था। शमूलियत के जरिए अमन का हुसूल एक ऐसी हिकमत अमली है जिससे हमारी रियासत और इदारे बेहतरीन अंदाज से काम ले रहे हैं और तनहा हो जाने वाले जंगियों को फिर से आम आदमी की तरह मुआशरे का हिस्सा बनाने के लिए फाल तरीके से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क आज मुश्किलात के गिरदाव में है। एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया गया। 2017 में मुल्क खुशहाली की जानिब दौड़ रहा था। मुल्क में महंगाई थी और ना ही बेरोजगारी। 2017 में लोग गुर्बत की लकीर से निकल रहे थे। पाकिस्तान खत्ते में तरक्की में सबसे आगे था। 2017 में रुपए की कदर मजबूत थी, महंगाई नहीं थी और रोटी 4 रुपए की मिलती थी। अशिया जरूरिया आवाम की पहुंच में थी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्मनामा तहरीर किया, जिसमें कहा गया है कि हल्का बंदियों के तनाज़ात से ज्यादा जरूरी इंतखाबात का इनेकाद है और इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज़्व है। एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरेल नहीं किया जा सकता। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल भी किए जा रहे हैं और जिन उम्मीदवारों ने कल कागजात वसूल किए थे उन्होंने आज उन्हें पर खुर करके करना शुरू कर दिया। खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी का इजरा और वसूली जारी है।
मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमातें तरजीही लिस्ट 22 दिसंबर तक जमा करवा सकती हैं। मुस्लिम लीग नून की आला कयादत ने लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर ली है। जराए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। नून लीग की कयादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और मानसेहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के NA 123 सूबाई असम्बली की नशिस्त, जबकि मरियम नवाज NA 119 और उसी हलके से सूबाई असम्बली की सीट के लिए इंतखाबात लड़ेंगी। जराए के मुताबिक मरियम नवाज 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, जबकि हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के इजलास का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील हो गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के नुमाइंदों के इंटरव्यूज 26 दिसंबर को होंगे। लाहौर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 25 दिसंबर को किए जाएंगे। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 23 दिसंबर को होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड कुल अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा। साबिक वजीर आला पंजाब और PTI के सदर चौधरी परवेज इलाही से अडयाला जेल में सरदार अब्दुल रज़ाक खान एडवोकेट ने मुलाकात की। सरदार अब्दुल रज़ाक एडवोकेट ने चौधरी परवेज इलाही से कागजात नामजदगी पर दस्तखत कराए। चौधरी परवेज इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई समेत कुल 6 हलकों से इंतखाबात लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंज से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। वो NA 159, 64 और 69 से और PP 23, 32 और 34 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन न्याजी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। हसन न्याजी की वालदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाजत के लिए लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें विफाकी और पंजाब हुकूमत और कमांडिंग ऑफिसर को फरीक बनाया गया। GHQ गेट हमला केस में पिंडी पुलिस ने PTI के 63 रहनुमाओं के वारंट हासिल कर लिए। पुलिस ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को इन मुल्जिमान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने और गिरफ्तारी के लिए खत लिखने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक इस हवाले से इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत में वारंट हासिल करने की दरखास्त मुकदमा के तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर सैयद नाजिम हुसैन ने दी है। दरखास्त में पुलिस ने जरताज गुल वजीर, उमर अयूब, मियां फरूक हबीब, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, जैन कुरैशी, उस्मान डार, कर्नल अजमल साबिर राजा, उस्मान सैयद बसरा, अशरफ खान सोना, सिकंदर जेब राजा, राशिद हफीज, आरिफ अब्बासी, मलिक तैमूर मसूद, वासी कयूम, चौधरी जावेद कोसर, चौधरी साजिद एजाज खान जाजी, सिमोएल याकून के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की है। महंगाई के मारे अवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची समेत मुल्क भर के बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी है। नापरा के मुताबिक इजाफा माली साल 2023-24 की पहली समाही एडजस्टमेंट कीमत में किया गया।
आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $35 करोड़ कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई। कर्ज की फ्राहमी का मकसद पाकिस्तानी मालियाती इंतजाम, पायदार और जामे इक्तसादी तरक्की के लिए मुसाबिकत को फरोग देना है। बानी पीटीआई और बुशरा बीवी के खिलाफ गुज़िश्ता रोज दायर किए गए तोशाखाना नैब रेफरेंस में अहम पेशरफ। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा समात के लिए मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना नैब रेफरेंस 23 दिसंबर को समात के लिए मुकर्रर किया है। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 23 दिसंबर की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। विफाकी काबीना डिवीजन ने साल 2024 में होने वाली छुट्टियों का एलामिया जारी कर दिया है। एलामिया के मुताबिक साल की पहली सरकारी छुट्टी 5 फरवरी को यौम कश्मीर के मौके पर होगी और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की आम तातील होगी। ईद उल फितर की छुट्टियां 10, 11 और 12 अप्रैल को होंगी और 1 मई को यौम मजदूर की छुट्टी होगी, जबकि ईद उल अजहा की छुट्टियां 17 से 19 जून तक होंगी। मुहर्रम की छुट्टियां 16 और 17 जुलाई को यौम आशूर पर होंगी। इसी तरह 14 अगस्त को यौम आजादी पर छुट्टी होगी और 16 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी मनाई जाएगी, जबकि 9 नवंबर को यौम इकबाल और 25 दिसंबर को कायद आजम के यौम विलादत पर छुट्टी होगी। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शादाब खान की आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। इस मौका पर कौमी क्रिकेटर को एजाज डीएसपी के रैंक लगाए गए। शादाब खान ने एजाजी डीएसपी मुकर्रर करने पर आईजी पंजाब को सैल्यूट और उनका भी शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए शादाब खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो पंजाब पुलिस का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में फिर से पहले नंबर पर आ गए। आईसीसी नई रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम 824 पॉइंट के साथ वनडे बैटर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर हैं, जबकि शुभमन गिल का 810 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर विराजमान हैं। मॉडल और अदाकार किरण इशफाक ने साबिक शोहर अदाकार इमरान अशरफ से तलाक की वजह बता दी। किरण इशफाक ने एक ब्रॉडकास्ट में अदाकार इमरान अशरफ से अपनी शादी खत्म होने के हवाले से गुफ्तगू की और बताया कि शादी में बहुत सारे मसाइल थे, शोहर का सपोर्ट करना जरूरी होता है, जो मेरी शादी में नहीं था। मारूफ पाकिस्तानी अदाकारा मंशा पाशा ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हाल ही में अदाकारा मंशा पाशा ने निजी टीवी शो में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मंशा पाशा ने कहा कि अगर मुझे सरहद पार काम करने का मौका मिला तो मैं बॉलीवुड अदाकारा जदीब अहलावत के साथ स्क्रीन शेयर करना पसंद करूंगी। मारूफ ड्रामा राइटर खलीलुर रहमान कंवर ने कहा कि खवातीन के हकूक के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं बोलता, लेकिन गंदगी को औरत के राइट्स नहीं कह सकता। मैं अपनी फील्ड को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कहता हूँ, क्योंकि लोगों की तरबियत की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होती है। हमने जिंदगी के बेशुमार सबक यूनिवर्सिटी या वालिदैन की बजाय फिल्मों और ड्रामों से सीखे हैं।
प्रिंसेस ऑफ वेल्स जहानी लेडी डियाना का 1985 की एक शाम को पहना जाने वाला स्याह लिबास हॉलीवुड ऑक्शन में रिकॉर्ड $11,500 में नीलाम हो गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये रकम उससे 11 गुना ज्यादा है जो कि उसकी फरोख्त के लिए तखमीना लगाया गया था। शहजादी डियाना ने यह लिबास 1985 में अपने शौहर और उस वक्त के वलीअहद शहजादा चार्ल्स के साथ दौरा इटली के मौके पर फ्लोरेंस के प्लाजो विकियो में एक डिनर के दौरान पहना था। भारत में मियां बीवी के दरमियान चाय बनाने पर झगड़ा हुआ जिसमें शौहर ने बीवी का गला काट दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये वाकया गाजियाबाद के इलाके में पेश आया जहां शौहर धर्मवीर और उनकी अहलिया सुंदरी के दरमियान चाय बनाने पर झगड़ा हुआ। पुलिस का बताना है कि मंगल की रात दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और धर्मवीर ने तैश में आकर अपनी बीवी के गले पर तेज धार आले से 3 से 4 वार किए। पुलिस के पहुंचने पर खातून दम तोड़ चुकी थी। और महबूबा को गलती से टक्कर मारने पर आशिक ने अपनी कार और वर्कशॉप को आग लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्किया में होने वाले एक अनोखे वाकये में आशिक ने कार से अपनी ही महबूबा को गलती से टक्कर मार दी और इदराक होने पर वर्कशॉप में मरम्मत के लिए खड़ी अपनी कार को आग लगा दी जिससे पूरा वर्कशॉप ही जल गया। अस्सलाम वालेकुम कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि कालादम बलोच नेशनल आर्मी के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने 70 साथियों समेत हथियार डाल दिए, कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया। बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने इंकशाफ किया है कि बलोचिस्तान का अमन तबाह करने के लिए भारत फंडिंग करता है, मनशियात फरोशी, लोगों को अगवाम भी किया जाता है। कुछ लोग मज़मूम मकासद के लिए बलोच माओ बहनों और बलोच नौजवानों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग में खवातीन को भी धकेला जा रहा है। क्वेटा में निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीएनए के साबिक कमांडर सरफराज बंगलजई ने इंकशाफ किया कि भारत से पैसे लेकर अपने ही लोगों का खून बहाया जा रहा है। अपने मजमूम मकासद के लिए खातीन का इस्तेमाल तक किया जाता है ताकि नौजवानों में जज्बा पैदा हो। क्या उनके मर्द खत्म हो गए हैं या नहीं है जो खातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं? अपने लोगों और अपनी सरजमीन से दूर रहने पर पछताने के सिवा कुछ नहीं। यहाँ आकर खुशी महसूस कर रहा हूँ। बाकी लोग भी इस इंतजार में हैं कि रियासत उनको वेलकम कहे। नुकसानात काफी हुए हैं। वालिदैन को भी पैगाम है, बच्चों को ऐसे माहौल से दूर रखें। बंदूक मसले का हल नहीं। वालिदैन बच्चों को तालीम दें। अफगानिस्तान जाकर सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। अलहदगी पसंद बलोच लीडर अपनी जात और पैसे के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। वो पड़ोसी ममालिक में ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे हैं। तमाम तंजीमें भत्ताखोरी, मंशियात फरोशी और लोगों के अगवा बराए तावान बैरून ममालिक के फंड्स लेकर अपनी ऐश अशरत की ज़िंदगी गुजार रहे थे। ये तमाम चीज़ें देखकर हमने महसूस किया कि यहाँ कौमियत और इस सरजमीन के लिए कोई जंग नहीं हो रही है। लोग सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात के लिए आम मासूम बलोचों को मरवा रहे हैं। इस तमाम साजिशों में खासकर इंडिया का हाथ है। इस तहरीक में खवातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएनए कमांडर्स को अफगानिस्तान में बड़े बड़े बंगले और गाड़ियां दी गई हैं। इस चीज को देखकर मुझे पता चला कि ये लोग मुल्क दुश्मन हैं और इसीलिए मैंने बीएनए से अलहदगी का फैसला किया। अफगानिस्तान की पिछली और मौजूदा दोनों हुकूमतें बलोच अलहदगी पसंद रहनुमाओं की मदद कर रही हैं। अब भी वहां लोग मौजूद हैं। सरफराज बंगलजई ने कहा कि लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल सरफराज की शहादत तकनीकी खराबी की वजह से हुई थी, जिसका मैं ऐनी शाहिद हूं, लेकिन बरास ने भारत के कहने पर उसकी जिम्मेदारी कबूल की। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर जान अचकजई ने कहा कि रियासत कौमी धारे में शामिल होने वालों का खैर मकदम करेगी। गुलजार इमाम शंबे ने मुज़ाकरात का रास्ता हमवार किया है।
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी इस मामले पर दिन रात काम किया है। नाराज बलोचों के मसाइल हल करने पर इत्तफाक है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान ने कहा कि गलत फहमियां और दूरियां खत्म होनी चाहिए। पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलोचिस्तान से जाता है। भारत के पाकिस्तान दुश्मन साजिशों का सबसे बड़ा हदफ बलूचिस्तान रहा है, क्योंकि ये बात पाकिस्तान दुश्मनों के इल्म में है कि पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता बलूचिस्तान से जाता है। इसीलिए भारत बलूचिस्तान में हालात की गुमराह करने के लिए, हालात को ख़राब करने के लिए दहाइयों से कोशिशें कर रहा है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कल अदम बलोच कौम परस्त तंजीम के सरबराह सरफराज बंगल जई के अपने साथियों समेत हथियार डालने का खैर मकदम करते हुए इसे पाकिस्तान और बलोचिस्तान के लिए खुशाइंद करार दिया है। एक्स पर अपने पैगाम में निगरान वजीर आजम ने कहा कि मैं कानून नाफिज करने वाले इदारों और इंटेलिजेंस एजेंसियों, खासतौर पर ISI की कोशिशों को सराहता हूं, जिन्होंने इस पेचीदा मंसूबे पर अमल दरामद किया और इसकी क़यादत की। सरफराज बंगल जई का अपने साथियों और खानदान के अफराद के हमरा हथियार डालना पाकिस्तान और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए खुशाइंद है। माजिया करीब में कल अदम BNA के साबिक कमांडर गुलजार अमाम शिम्बे को गिरफ्तार करके मरकजी धारे में शामिल किया गया था। शमूलियत के जरिए अमन का हुसूल एक ऐसी हिकमत अमली है जिससे हमारी रियासत और इदारे बेहतरीन अंदाज से काम ले रहे हैं और तन्हा हो जाने वाले जंगजुओं को फिर से आम आदमी की तरह माशरे का हिस्सा बनाने के लिए फाल तरीके से काम कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क आज मुश्किलात के गिरदाब में है। एक शख्स को लाने के लिए सब कुछ किया गया। पार्टी के पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए कायद नून लीग मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा है कि 2017 में मुल्क खुशहाली की जानिब दौड़ रहा था। मुल्क में महंगाई थी और ना ही बेरोजगारी। 2017 में लोग गुर्बत की लकीर से निकल रहे थे। पाकिस्तान खित्ते में तरक्की में सबसे आगे था। उनका कहना था कि 2017 में रुपए की कद्र मजबूत थी, महंगाई नहीं थी और रोटी 4 रुपए की मिलती थी। अशियाए जरूरिया आवाम की पहुंच में थी। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुमालिक के सफ में शामिल हो जाएगा। आज मुल्क किस गर्दाब में फंस चुका है, न जाने पाकिस्तान को किसकी नजर लग गई। साबिक वजीर आजम ने कहा कि 4 दिन तरक्की के बाद हम पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। जस्टिस शौकत अजीज ने बताया कि उनको कहा गया नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आने देना। कहा गया नवाज शरीफ के जेल से बाहर निकलने पर हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। ये हादसा पहली बार नहीं, मुतादिद बार इससे 2-4 हो चुके हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया है। इलेक्शन में हिस्सा लेने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की जानिब से कागजात नामजदगी वसूली भी जारी है और जिन उम्मीदवारों ने कल कागजात वसूल किए थे उन्होंने आज उन्हें पुर करके जमा कराना शुरू कर दिया है। खातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए भी कागजात नामजदगी का अजरा और वसूली जारी है। मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमातें तरजीही लिस्ट 22 दिसंबर तक जमा करवा सकती हैं। जबकि दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत ने लाहौर से कागजात नामजदगी हासिल कर लिए। ज़राए नून लीग के मुताबिक नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी हासिल कर लिए गए हैं। नून लीग की क़यादत अपने पुराने हलकों से ही इलेक्शन में हिस्सा लेगी। नवाज शरीफ लाहौर के NA 130 और मानसेहरा से भी इलेक्शन लड़ेंगे। शहबाज शरीफ लाहौर के NA 123 सूबाई असम्बली की नशिस्त, जबकि मरियम नवाज NA 129 और इसी हलके से सूबाई असम्बली की सीट के लिए इंतखाबात लड़ेंगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज 2 सूबाई हलकों से इलेक्शन में हिस्सा लेंगी, जबकि हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। जराये ने मजीद बताया कि लाहौर के NA 129 से अलीम खान ने भी कागजात नामजदगी ले लिए हैं। मुस्लिम लीग नून पार्लिमानी बोर्ड के इजलासों का शेड्यूल एक बार फिर तब्दील हो गया है। नए शेड्यूल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के नुमाइंदों के इंटरव्यूज 26 दिसंबर को होंगे। लाहौर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 25 दिसंबर को किए जाएंगे। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज 23 दिसंबर को होंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी बोर्ड कल अकलियतों की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करेगा।
खबर शामिल करें। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने हल्का बंदियों से मुतालिक बलोचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने हुक्मनामा तहरीर किया, जिसमें कहा गया कि हल्का बंदियों के तनाजात से ज्यादा जरूरी इंतखाबात का इनेकाद है और इंतखाबात जमहूरियत का बुनियादी जुज है। हुक्मनामे में कहा गया कि एक जज का किरदार गार्डियन का होता है। जज जमहूरियत और आइन का मुहाफिज होता है। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को डीरील नहीं किया जा सकता। जमहूरियत की बुनियाद अवाम की तरक्की है, जो शफाफ इंतखाबात से हासिल हो सकती है। अदालती हुक्मनामे में मजीद कहा गया कि इंतखाबात बुनियादी अहमियत रखते हैं, जिसके बगैर जमहूरी हुकूमत का कायम मुमकिन नहीं। इंतखाबात वक्त पर होना ही फाल जमहूरियत की निशानदही है। इंतखाबात से ही अवामी एतमाद हासिल हो सकता है। इंतखाबात की तारीख आ जाने के बाद इंतखाबी तनाजात का फौरी हल जरूरी है। जीएचक्यू गेट हमला केस में पिंडी पुलिस ने पीटीआई के 63 रहनुमाओं के वारंट हासिल कर लिए हैं। पुलिस ने तमाम रिटर्निंग अफसरान को इन मुलजिमों के कागजात नामजदगी मुस्तरद कराने और गिरफ्तारी के लिए खत लिखने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक इस हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वारंट हासिल करने की दरखास्त मुकदमा के तफ्तीशी ऑफिसर इंस्पेक्टर सैयद नाजिम हुसैन ने दी है। दरखास्त में पुलिस ने जरताज गुल वजीर, उमर अयूब, मियां फरूख हबीब, हमाद अजहर, जुल्फी बुखारी, जैन कुरैशी, उस्मान डार, कर्नल अजमल साबिर राजा, उस्मान सैयद बसरा, अशरफ खान सोना, सिकंदर जेब, राजा राशिद हफीज, आरिफ अब्बासी, मलिक तैमूर मासूद, वासिक कयूम, चौधरी जावेद कौसर, चौधरी साजिद, एजाज खान जाजी, सिमोएल याकून के वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा की है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन न्याजी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला कर लिया। हसन न्याजी की वालदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाजत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है, जिसमें विफाकी और पंजाब हुकूमत और कमांडिंग अफसर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत हसन न्याजी को कागजात नामजदगी जमा करवाने का प्रोसेस मुकम्मल करने की इजाजत दे। अदालत और कमिश्नर को हसन न्याजी से मुलाकात करके कागजात नामजदगी की तस्दीक और दस्तखत की इजाजत दे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गुज़श्ता रोज दायर किए गए तोशाखाना नैब रेफरेंस में अहम पेशरफ्त हुई है। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना रेफरेंस बाकायदा समाअत के लिए मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना नैब रेफरेंस 23 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर किया है। एहतसाब अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 23 दिसंबर की तलबी के नोटिस जारी कर दिए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में समाअत के दौरान अहकामात जारी किए। रेफरेंस के मुताबिक वजारत उज़्मा के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी को 108 तहाइफ मिले। 108 तहाइफ में से 58 तहाइफ मुल्जिमान ने रख लिए। तहाइफ कम मालियत जाहिर करके रखे गए। मुल्जिमान ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट भी कम मालियत पर हासिल किया। बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद से मिलने वाला ज्वेलरी सेट तोशा खाना में जमा नहीं कराया। मुल्जिमान तहाइफ तोशा खाना में जमा कराने के पाबंद थे। और अब आपको बताएं कि आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 35 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी राइज टू प्रोग्राम के तहत दी गई है। कर्ज की फराहमी का मकसद पाकिस्तानी मालियाती इंतजाम, पायदार और जामिया इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसाबकत को फरोग देना है। आलमी बैंक का कहना है कि पाकिस्तान को फौरी मालियाती इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान के पास इंतखाबात के बाद दरीना स्ट्रक्चरल मसाइल हल करने का मौका है। ये मौका गवा दिया तो पाकिस्तान के दोबारा मौसमी मसाइल में गिरने का खदशा है। आलमी बैंक के मुताबिक प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान की माली पॉलिसी से मुतालिक कोऑर्डिनेशन और कर्जों में शफाफियत लाई जाएगी। प्रॉपर्टी के शोबे में टैक्सों को मजबूत बनाना प्लान का हिस्सा करार दिया गया। बड़ी बात है, मैंने अभी तक एक भी बार महंगाई के मारे आवाम पर एक और बिजली बम गिरा दिया गया। मुल्क भर के सार्फिन के लिए बिजली मजीद महंगी कर दी गई। नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी ने कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली ₹1.15 फी यूनिट महंगी कर दी है। नेपरा के मुताबिक इजाफा माली साल 2023-24 की पहली तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली सार्फिन को जनवरी ता मार्च 2024 इजाफी अदायगियां करना होंगी। नेपरा का कहना है कि सार्फिन जनवरी, फरवरी और मार्च में ₹1.15 फी यूनिट इजाफा अदा करेंगे।
नेपरा के मुताबिक बिजली की कीमत में इजाफे के फैसले का इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। डिस्कोस के बिजली सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ 70 लाख रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब और पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही से अडयाला जेल में सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक खान एडवोकेट ने मुलाकात की। सरदार अब्दुल रज़्ज़ाक एडवोकेट ने चौधरी परवेज इलाही से कागजात नामजदगी पर दस्तखत करवाए हैं। चौधरी परवेज इलाही 3 कौमी और 3 सूबाई समेत कुल 6 हलकों से इंतखाब लड़ेंगे। चौधरी परवेज इलाही गुजरात, मंडी बहाउद्दीन और तलागंज से कौमी और सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। वो NA 69, 64 और 69 से एक ही PP 23, 32 और 34 से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताएं कि विफाकी काबीना डिवीजन ने साल 2024 में होने वाली छुट्टियों का एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक साल की पहली सरकारी छुट्टी 5 फरवरी को यौम कश्मीर के मौका पर होगी और 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की आम तातील होगी। ईद उल फितर की छुट्टियां 10, 11 और 12 अप्रैल को होंगी और 1 मई को यौम मजदूर की छुट्टी होगी, जबकि ईद उल अज़हा की छुट्टियां 17 से 19 जून तक होंगी। मुहर्रम की छुट्टियां 16 और 17 जुलाई को यौम आशूर पर होंगी। इसी तरह 14 अगस्त को यौम आजादी पर छुट्टी होगी और 16 सितंबर को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छुट्टी मनाई जाएगी, जबकि 9 नवंबर को यौम इकबाल और 25 दिसंबर को कायदे आजम के यौम विलादत पर छुट्टी होगी। लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की दबंग कार्रवाई। डीजी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के अहकामात पर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ शहजाद का एक्शन। सेक्रेटरी हुसनैन बुखारी ने इंक्रोचमेंट इंचार्ज मकसूद अहमद की जेर निगरानी टीम मुकर्रर की, जिसमें इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहसिन डोगर ने मिलकर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके में इंक्रोचमेंट के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी साकिब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड की दबंग कार्रवाई अमल में लाई गई है। डीजी मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के अहकामात पर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ शहजाद की हिदायत पर सेक्रेटरी हुसनैन बुखारी ने इंक्रोचमेंट इंचार्ज मकसूद अहमद की जेर निगरानी एक टीम मुकर्रर की, जिसमें इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहसिन डोगर ने मिलकर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलाका में इंक्रोचमेंट पर ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। इस ऑपरेशन की अगर मैं आपको तफसीलात बताऊं तो ये ऑपरेशन कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके बेदियां रोड, एयरपोर्ट रोड, जरार शहीद रोड, मुर्गी खाना चौक और मुतादिद बाजारों में इंक्रोचमेंट के हवाले से पेश आया। ऑपरेशन में तकरीबन लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके को इंक्रोचमेंट से पाक कर दिया गया। इस मौका पर इंक्रोचमेंट इंचार्ज मकसूद अहमद का कहना था कि हम अपने CEO राना काशिफ शहजाद के अहकामात और सेक्रेटरी हुसनैन बुखारी की हिदायत पर अमल करते हुए लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके को अपनी इंक्रोचमेंट फ्री बनाएंगे और अपने अहले इलाके के लिए आसानियां पैदा करेंगे। इस मौका पर इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर मोहसिन डोगर का कोहिनूर न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम काफी दिनों से तमाम इंक्रोचमेंट वालों को वार्निंग दे रहे थे कि खुद ही अपनी मर्जी से अपनी इंक्रोचमेंट खुद ही खत्म कर लें, लेकिन वार्निंग के बावजूद जिन लोगों ने इंक्रोचमेंट खत्म नहीं की, इनके खिलाफ आज एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन की मेन वजह ट्रैफिक की बहाली में तंगी भी थी और जिस तरह ट्रैफिक पुलिस ने हमारे साथ मिलकर इस ऑपरेशन को सर अंजाम दिया, इस पर हम ट्रैफिक वार्डन्स को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। इस मौका पर जब सेक्रेटरी हुसनैन बुखारी से कोहिनूर न्यूज की बात हुई तो उन्होंने कहा, हमारा और हमारे CEO राना काशिफ शहजाद का विजन है कि हम लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलाके को इंक्रोचमेंट से पाक बनाया है और जिस तरह हम हमारे इंचार्ज इंक्रोचमेंट मकसूद अहमद और इंस्पेक्टर इंक्रोचमेंट मोहसिन डोगर और उनकी पूरी टीम ने मिलकर आज ग्रैंड ऑपरेशन किया, इस पर इनको खराज तहसीन पेश करते हैं और हमारी पूरी टीम अहले इलाका को हर तरह की सहूलियत फराहम करने में दिन रात कोशा है। इस मौका पर अहले इलाका को कोहिनूर न्यूज से बात करते हुए कहा कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के CEO राना काशिफ शहजाद और इनकी टीम दिन रात जिस तरह इलाके की खिदमत के लिए कोशा है, इसकी कोई मिसाल नहीं। हम CEO लाहौर कंटोनमेंट और इनकी टीम को खराज तहसीन पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा भी इस तरह अहले इलाका की खिदमत करते रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया साकिब भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन नॉर्थ जोन और सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी के दरमियान गैस फराहमी के लिए तहरीरी मुआहिदा तय। एप्टमा नॉर्थ जोन के चेयरमैन कामरान अरशाद का कहना है कि एक्सपोर्ट सनत के लिए हुकूमत बिजली और गैस के टैरिफ के रीजनल ममालिक के बराबर करे। तफसीलात जानते हैं अली फारूक से, जो इस वक्त चेयरमैन एप्टमा के साथ मौजूद हैं। जी फारूक, बताइएगा।
जी मैं मौजूद हूँ कामरान गाजी जो एप्टमा नॉर्थ जोन के चेयरमैन हैं। उनसे पूछेंगे कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है सुई नॉर्दर्न के साथ एप्टमा का वो क्या है, और दूसरा जो इस टाइम सेक्युलर डेट बढ़ गया है गैस का, पावर सेक्टर का भी, और दूसरा इसके अलावा तवानाई सेक्टर का भी, एनर्जी सेक्टर का भी बढ़ा है सेक्युलर डेट, उस हवाले से ही बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बताइएगा क्या सूरत हाल इस टाइम चल रही है, कौन सा एग्रीमेंट आपका साइन हुआ? जी हमने एप्टमा ने SNGPL के साथ बड़े डिटेल्ड मुज़ाकरात के बाद विंटर गैस सप्लाई मैनेजमेंट और विंटर गैस सप्लाई को यकीनी बनाने में हमने काफ़ी इसमें बैक एंड फोर्थ नेगोशिएशंस किए SNGPL के साथ, एंड गवर्नमेंट को भी लॉबी किया। तो मुझे खुशी है कि SNGPL एग्रीड कि हमें 50% सिस्टम गैस, 50% RLNG देंगे ताकि सर्दियों के महीने में पंजाब की सनत चलती रहे। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास पंजाब में नीचे ज़मीन के तो गैस है नहीं, तो हमें दूसरे सूबों पर रिलाई करना पड़ता है। हाउएवर RLNG का रेट भी ज़्यादा होता है, और जो अभी रिसेंटली टैरिफ रैशनलाइजेशन हुई है तो उसमें एक एटलीस्ट सनत को बंद होने के दहाने से हमने बचाया और गैस का एग्रीमेंट किया कि ये सर्दियों के महीने में हमें 50% सिस्टम, 50% RLNG मिलेगी, और फिर जब टेम्परेचर बेहतर होता है तो फिर इसको हम रिविज़िट करेंगे एंड फरवरी अर्ली मार्च, ताकि सिस्टम गैस का पोर्शन बढ़ाया जा सके। एनर्जी मिनिस्ट्री में एंड गवर्नमेंट में रियलाइजेशन ज़रूर है कि 41.42 रुपए के इंडस्ट्रियल टैरिफ सस्टेनेबल नहीं है, तो इसको 35 रुपए पे लाने की ज़रूरत है बड़ी अशद। एंड अगर उसके बाद एक दफ़ा अगर 35-36 पे आता तो इसको 31-32 पे लाया जाए। अनफॉर्चुनेटली ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स और पिछली हुकूमतों ने अनप्लान्ड कैपेसिटी एक्सपेंशन की है, वेदर अंडर CPEC थी, वेदर माजी के IPPs लगे थे, तो वो हमारे पास अब पाकिस्तान में मसला उलट हो गया। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा लग गई है एंड मज़ीद लगती जा रही है, आने वाले 2 सालों के अंदर प्लांट्स ने ऑनलाइन आना है। अब प्रॉब्लम यह है सर कि किसी न किसी तरीके से हमें उन प्लांट्स को तरजीह देनी है जिस तरह जिनका फ्यूल लोकल है, मसलन लोकल कोयले के प्लांट हैं, थर कोल या उस टाइप के प्लांट्स, उनको हमें तरजीह देनी है और अपने एनर्जी मिक्स को हमें रैशनलाइज करना है या इसमें देखना है कि वे फॉरवर्ड क्या है। ऑब्वियसली सबसे आसान तरीका होता है कि आप डोमेस्टिक, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल टैरिफ के रेट बढ़ाएं और मैक्सिमम रिकवरी करें। अनफॉर्चुनेटली जो हम ये कभी एड्रेस नहीं करते, जो लाइन लॉसेस हैं, जो नॉन परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं और चोरी चकारी, इनएफिशिएंसीज, उनको कैसे एड्रेस करना है। वो भी अरबों में कई हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की चोरी होती है हर साल, उसको कैसे कर्ब करना है। बेहतर है कि ये डिस्कोस प्राइवेटाइज की जाएँ, प्राइवेट हाथों में दी जाएँ ताकि ये प्राइवेटाइज हों एंड ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा इफ़ेक्टिव रास्ते पे जाएँ। बहुत शुक्रिया जी। इन्होंने कहा जी मायूसी कुफर है, और उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि 2024-2023 से बेहतर होगा और फाइनेंशियली तौर पे पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आएगा। जी मैं मौजूद हूँ कामरान गाजी जो एप्टमा नॉर्थ जोन के चेयरमैन हैं। उनसे पूछेंगे कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ है सुई नॉर्दर्न के साथ एप्टमा CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री के 12वें कॉन्वोकेशन का इनकाद हुआ। कॉन्वोकेशन का इफ्तिताह वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वसीम आलमगीर ने किया। मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। आज CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री के 12वीं कॉन्वोकेशन का इनकाद किया गया। कॉन्वोकेशन का इफ्तिताह वाइस चांसलर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वसीम आलमगीर ने किया। तकरीब के आगाज पर प्रिंसिपल CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मेजर जनरल रिटायर्ड नईम नकी ने मोअज़्ज़िज़ मेहमानों, तलबा व वालिदैन को खुशामदीद कहा। इस मौका पर कहना था कि पाक फौज अशरों से मुल्क में तालीम और सेहत के शोबों में ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दे रही है। मुल्क के तूलो अर्ज में पाक फौज के जेर सरपरस्ती सैकड़ों तालीमी इदारे और हस्पताल काम कर रहे हैं। CMH लाहौर मेडिकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री भी बरसों से तिब की तालीम में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। अब तक इस इदारे से 1709 MBBS और 731 BDS ग्रेजुएट्स पास आउट हो चुके हैं। हालिया कॉन्वोकेशन तकरीब में 225 ग्रेजुएट्स को इस्नाद और मेडल से नवाजा गया। कमांडर लाहौर कोर लेफ्टिनेंट जनरल सईद आमिर रजा 12वीं MBBS और 11वीं BDS के कॉन्वोकेशन की पुरवकार तकरीब के मेहमान खसूसी थे।
इस मौका पर कामयाब तलबा को डिग्रियां और मेडल से भी नवाजा गया। मेहमान खसूसी ने तलबा को मुबारकबाद दी और अपने शोबे में कस्बे कमाल और इंसानी खिदमत को अपना शुआर बनाने पर जोर दिया। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। साहिवाल शहर में इंतजामिया की नाअहली के बायस गटर उबल पड़े, जिससे शहर जोड़ों का मंजर पेश कर रहा है। शहर में गंदगी के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज भी किया, लेकिन इस मसले पर इंतजामिया ने हथियार डाल दिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे फहीम सदीकी के इस रिपोर्ट में। जी नाजरीन, ये जमीन से फूटते चश्मे नहीं हैं, ये चश्मे हैं साहिवाल शहर के सीवरेज सिस्टम के, जो आजकल सारे शहर में उबल रहे हैं। साहिवाल शहर में सीवरेज सिस्टम का निज़ाम दरम बरम होके रह गया है। आए दिन सड़कों की तोड़ फोड़, पाइपलाइनों की खुदाइयों ने साहिवाल शहर का निज़ाम दरम बरम कर दिया है। हर तरफ गटरों का उबलता पानी तालाबों की शक्ल इख्तियार कर रहा है। अगर इन गटरों से ऐसे ही पानी के चश्मे फूटते रहे तो आवाम को आमदोरफ्त के लिए किश्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कारों और मोटरसाइकिलों की जगह फिर किश्तियां देखने को मिलेंगी। शहर की इंतजामिया इन गटरों के उबलते चश्मों की वजह से बेबस हो चुकी है। इंतजामिया ने हथियार डाल दिए हैं और आवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम आईसीसी वनडे प्लेयर्स रैंकिंग में फिर से पहले नंबर पर आ गए। आईसीसी नई रैंकिंग के मुताबिक बाबर आजम 824 पॉइंट्स के साथ वनडे बैटर्स की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गए हैं, जबकि शुभमन गिल का 810 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर है, जबकि विराट कोहली और रोहित शर्मा बिलतरतीब तीसरे और चौथे नंबर पर हैं। T20 बैटर्स की रैंकिंग में भारत के सूर्या कुमार यादव पहले, पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान दूसरे और जनूबी अफ्रीका के एडमिन मार्केट तीसरे और बाबर आजम चौथे नंबर पर मौजूद हैं। T20 बॉलर्स में इंग्लैंड के आदिल रशीद पहली पोजीशन पर आ गए, जबकि इंग्लैंड के राशिद खान दूसरे और भारत के रवि बिश्नोई तीसरे नंबर पर हैं। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। शादाब खान की आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। इस मौके पर कौमी क्रिकेटर को एजाजी DSP के रैंक लगाए गए हैं। शादाब खान ने एजाजी DSP मुकर्रर करने पर आज पंजाब को सैल्यूट और उनका भी शुक्रिया अदा किया। सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए शादाब खान ने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो पंजाब पुलिस का हिस्सा बन रहे हैं। भारतीय पाकिस्तानी अदाकारा मंशा पाशा ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। हाल ही में अदाकारा मंशा पाशा ने निजी टीवी शो में शिरकत की, जहां उन्होंने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में काम की ख्वाहिश का इजहार करते हुए मंशा पाशा ने कहा कि अगर मुझे सरहद पार काम करने का मौका मिला तो मैं बॉलीवुड अदाकारा जदीब अहलावत के साथ स्क्रीन शेयर करना पसंद करूंगी। उन्होंने मजीद कहा कि मैं वाकई जदीब को बतौर एक अदाकार पसंद करती हूँ। उनके साथ काम करके मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि एक अजीम अदाकार ही पूरे प्रोजेक्ट को ऊपर लेकर आता है। मजीद आपको बताएं कि मारूफ ड्रामा राइटर खलील रहमान कमर ने कहा कि खवातीन के हकूक के बारे में मुझसे ज्यादा कोई नहीं बोलता, लेकिन गंदगी को औरत के राइट्स नहीं कह सकते। मैं अपनी फील्ड को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी कहता हूँ, क्योंकि लोगों की तरबियत की जिम्मेदारी हमारे कांधों पर होती है। हमने जिंदगी के बेशुमार सबक यूनिवर्सिटी या वालिदैन के बजाय फिल्मों और ड्रामों से सीखे हैं। खलील रहमान कमर ने कहा कि मैं मर्द को मानता ही नहीं, क्योंकि माशरा औरत चलाती है। मर्द 2 नंबर होते हैं, जबकि हया और वफा सिर्फ औरत के पास होती है। 2 टके की लड़की का जुमला तमाम खवातीन नहीं, सिर्फ एक मखसूस लड़की के लिए था। औरत राइट्स का मतलब फेमिनिज्म है, तो मुझसे बड़ा फेमिनिस्ट कोई नहीं। मॉडल और अदाकारा किरण अशफाक ने साबिक शौहर अदाकार इमरान अशरफ से तलाक की वजह बता दी। किरण अशफाक ने एक पॉडकास्ट में अदाकार इमरान अशरफ से अपनी शादी खत्म होने के हवाले से गुफ्तगू की और बताया कि शादी में बहुत सारे मसाइल थे, शौहर का सपोर्ट करना जरूरी होता है, जो मेरी शादी में नहीं था। किरण अशफाक ने बताया कि मेरी अम्मी मुझे एक ही बात बोलती थी कि बर्दाश्त करना, और मेरी अम्मी अब्बू को कुछ नहीं बताती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि जिस दिन अब्बू को पता चलेगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, और यही हुआ। मेरी तलाक का पता चलते ही वो 5-6 दिन अस्पताल में दाखिल रहे। तलाक की वजह से जहनी अजियत में मुब्तला रही, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने भाइयों से बात करती। प्रिंसेस ऑफ वेल्स एंजहानी लेडी डियाना का 1985 की एक शाम को पहना जाने वाला सियालबाज गाउन हॉलीवुड ऑक्शन में रिकॉर्ड साढ़े $11 लाख में नीलाम हो गया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक यह रकम इससे 11 गुना ज्यादा है, जो कि इसके फरोख्त के लिए तखमीना लगाया गया था। शहजादी डियाना ने यह लिबास 1985 में अपने शौहर और उस वक्त के वली अहद
शहजादा चार्ल्स के साथ दौरा इटली के मौका पर फ्लोरेंस के प्लाजो वेक्यू में एक डिनर के लिए पहना था। बरतानी मीडिया के मुताबिक मौजूदा वली अहद सल्तनत शहजादा विलियम और उनके भाई शहजादा हैरी की वालदा अनजहानी लेडी डियाना ने 1985 के बाद दोबारा इस गाउन को इस्तेमाल नहीं किया था। स्याह और ब्लू बेलिना लेंथ विलियर्ड इवनिंग ड्रेस मराकेश और बरतानवी फैशन डिजाइनर जैक्स एस्गोरा ने डिजाइन किया था और यह हॉलीवुड के जोलेंस ऑक्शन में लगभग $11.5 लाख में नीलाम हुआ। भारत में मियां बीवी के दरमियान चाय बनाने पर झगड़ा हुआ जिसमें शोहर ने बीवी का गला काट दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक यह वाकया गाजियाबाद के इलाके में पेश आया जहां शोहर धर्मवीर और उनकी अहलिया सुंदरी के दरमियान चाय बनाने पर झगड़ा हुआ। पुलिस का बताना है कि मंगल की रात दोनों के दरमियान झगड़ा शुरू हुआ और धर्मवीर ने तैश में आकर अपनी बीवी के गले पर तेज धार आले से 3 से 4 वार किए। पुलिस के मुताबिक बीवी पर हमला करने के बाद धर्मवीर मौका से फरार हो गया, जबकि बेटे की जानिब से पुलिस को वाकये की इतला दी गई और शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मजीद बताया कि पुलिस के पहुंचने पर खातून दम तोड़ चुकी थी। लाश को तहवील में लिया गया और छापों के दौरान मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महबूबा को गलती से टक्कर मारने पर आशिक ने अपनी कार और वर्कशॉप को आग लगा दी। अरब मीडिया के मुताबिक तुर्किया में होने वाले एक अनोखे वाकये में आशिक ने कार से अपनी ही महबूबा को गलती से टक्कर मार दी और इदराक होने पर वर्कशॉप में मुरम्मत के लिए खड़ी अपनी कार को आग लगा दी, जिससे पूरा वर्कशॉप ही जल गया। गुस्से में भरा शख्स अपनी मुरम्मत के लिए आई हुई कार को देखने पहुंचा। पहले कार को लाते मारी, इस पर भी गुस्सा ठंडा ना हुआ तो कार को आग लगा दी। कार में लगी आग ने वर्कशॉप में खड़ी दीगर कारों को भी लपेट में ले लिया और मुतादिद गाड़ियां जलकर खाकिस्तर हो गई, जबकि वर्कशॉप को भी नुकसान पहुंचा। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए केएन न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।